Hello students, welcome to your channel that is step by step study. So from today we are starting your second chapter that is microorganisms and viruses. पहले चैप्टर था हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें हमने सारा का सारा एनसीईआरटी में जितना भी पार्ट था वो कवर किया था, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, मैचिंग जितना भी हो सका था, पिक ऑड वन आउट मैंने सारा कवर करा दिया है। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम्स में कुछ भी नहीं आएगा बाहर से, चाहे 10th का बच्चा प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बच्चा बैठे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस एंड दिस इज़ योर चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 8। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं टर्म्स टू रिमेंबर। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं आपकी ये हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं आपके? सबसे पहले हमने जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही चैप्टर पढ़ना है तो हम सबसे पहले करेंगे कि माइक्रोब्स होते क्या हैं। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही इनको देखा जा सकता है। ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए इनको माइक्रोब्स बोलते हैं। देन वी कम टू सिस्ट। सिस्ट होता है हार्ड आउटर कवरिंग ऑन द बॉडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ये आपका छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो, नॉट विद द हेल्प ऑफ योर नेकेड आइज। तो इसकी जो आउटर कवरिंग है आपकी, दिस इज़ द आउटर कवरिंग, दिस इज़ नोन एज सिस्ट। नाउ थर्ड पॉइंट इज वैक्सीन, अ स्मॉल डोज ऑफ वीकेंड या फिर किल्ड डिसीज कॉजिंग माइक्रोब टू इम्यूनाइज द बॉडी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज। ये वैक्सीन होती है, बड़ी छोटी सी डोज या फिर आप कहते हो वीक फॉर्म ऑफ दीज माइक्रोब्स। जब इस माइक्रोब को बिल्कुल वीक कर दिया जाता है या फिर आप कह दो इसकी बिल्कुल वीक करके डोज या फिर किल्ड जो माइक्रोब्स होते हैं वो आपकी बॉडी में डाले जाते हैं ताकि जो है आपकी बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए और आपको डिसीज से प्रोटेक्ट करे। नाउ वी कम टू पैथोजेंस। पैथोजेंस होते हैं आपके डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करते हैं, दीज आर नोन एज पैथोजेंस। नाउ वी हैव कैरियर। कैरियर्स होते हैं आपके इंसेक्ट्स या एनिमल्स विच कैरी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब वी ऑल नो कि जो हमारा डिसीज कॉज करता है वो कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म करता है। तो जो इंसेक्ट या एनिमल जो ये कैरी करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो होते हैं आपके कैरियर। फॉर एग्जाम्पल ये एक डॉग है, इसके ऊपर, इस कुत्ते के ऊपर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिसीज़ को फैलाते हैं, चाहे वो कोई भी डिसीज़ हो। ये आके जाके किसी और को काट ले, किसी इंसान को ये काट लेता है, देन उसको हो जाता है रैबीज़। रैबीज़ हुआ क्यों? जो इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जो डॉग के सलाइवा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो कहाँ चले गए? इंसान की बॉडी में। तो इन लोगों को इनको बोलते हैं कैरियर, चाहे वो इंसेक्ट्स हो चाहे एनिमल्स हो। अब हाउस फ्लाई हो गया, ठीक है, मॉस्किटोज हो गए, वो भी कितने सारे जर्म्स और बैक्टीरियाज को ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर, वन प्लेस टू अनदर। तो इस वजह से वी कॉल देम कैरियर। देन वी हैव पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन होती है हीटिंग या कूलिंग ट्रीटमेंट गिवन टू मिल्क टू स्टेरलाइज इट। पेस्चराइजेशन में होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले दूध को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म करा जाता है, देन जैसे ही वो गर्म हो गया, हमने उसको पूरा उबाल दिया, देन सडनली उसको कूल कर देंगे एंड दिस ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू मिल्क। और ये मिल्क को दिया जाता है ताकि वो स्टेरलाइज हो जाए, जर्म से फ्री हो जाए। कभी भी याद रखना है कि आपको जो आप कच्चा दूध लेते हैं वो ना पिए, अवॉइड करें उसको। सबसे पहली चीज़ हीटिंग कर लें और एकदम से सडनली कूलिंग करें, तभी जाके जो उसमें बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिसीज़ कॉजिंग, वो मर जाते हैं। देन वी हैव अ टर्म नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है आपकी कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड। अब जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, हमारे प्लांट्स जो होते हैं, हमारी बॉडी जो उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है, हमारे प्लांट्स डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसको पल्सेस को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को यूज़फुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ब्रेक कर देते हैं या फिर कन्वर्ट कर देते हैं, एंड यही कन्वर्जन, दिस कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूज़फुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं पहली टर्म दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं विच कैन नॉट बी सीन विद योर नेकेड आइज।
ठीक है, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है या फिर वी कॉल देम माइक्रोब्स। ओके, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये दो वर्ड से मिला है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये किस किस चीज़ से बना हुआ है? अगर इसको ब्रेक करें तो पहला वर्ड निकलेगा आपका माइक्रोस, एंड माइक्रोस का मतलब होता है MIKROS। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, एंड ये मिला है माइक्रोस प्लस बायोस। माइक्रोब्स का मतलब एंड बायोस मीन लाइफ। दो वर्ड से बना है ये दो, इसको ब्रेक करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो माइक्रोस एंड बायोस। माइक्रोस मतलब स्मॉल, बायोस मीन लाइफ। इन केस आपको ये पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। पर हमें ये पता है कि हम इसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, पर फिर भी अगर कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस के थ्रू या फिर माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं। अभी भी हमारे एटमॉस्फेयर में इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम अपने माइक्रोस्कोप की भी हेल्प से नहीं देख सकते। आज के टाइम पे माइक्रोस्कोप की पावर बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल इतने सारे अभी भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको देखा नहीं जा सकता विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इवन। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कुछ जर्नल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या? दे में अकर एज सिंगल सेल और अ कलेक्शन ऑफ सेल। ये वो सिंगल सेल से भी बने हो सकते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ सेल से भी बने हो सकते हैं, पहली करेक्टरिस्टिक। सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो इनका साइज़ होता है वो बहुत स्मॉल होता है, दे कैनॉट बी सीन विद योर नेकेड आइज and that is why they are known as microorganisms। ओके, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बताना है कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज़ बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे एंड प्रोटोजोआ। ये सब हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह मिलते हैं आपको, एयर में, वाटर में, सॉइल में, डेजर्ट में या मार्शी लैंड। ऑल्सो हमारी बॉडी में भी, इनसाइड आर बॉडीज ऑल्सो, हमारे अंदर भी, इन आर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ड्राइनेस बाय फॉर्मिंग हार्ड आउटर कवरिंग नोन एज सिस्ट। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये बहुत ज़्यादा ठंडे या फिर एक्सट्रीम कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत बारिश या बहुत सूखा, इस कंडीशन में भी जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैपेबल हैं, एग्जिस्ट करते हैं। वो कैसे? वो अपने ऊपर एक हार्ड आउटर कवरिंग बना लेते हैं जिसको क्या बोला जाता है? सिस्ट। और इस सिस्ट की वजह से ये जो है गंदे से गंदा टेम्परेचर, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन को भी जो है ये सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए भी हेल्पफुल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं। हार्मफुल जैसे कि आपको डिसीज़ कर देंगे, ठीक है, लेकिन कुछ अच्छे माइक्रोब्स भी हैं जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। फॉर एग्जांपल हमें पता है लैक्टोबैसिलस जो कर्ड वाला बैक्टीरिया है वो अच्छा होता है हमारे पेट के लिए, बिकॉज वो क्या है, एक प्रोबायोटिक है बेसिकली। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया के भी एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पहली चीज़ आपको याद रखना है, बैक्टीरिया का जो जेनेरिक नेम है इट इज़ बैक्टीरियम, BACTERIUM। बैक्टीरिया का जेनेरिक नेम है बैक्टीरियम। एंड ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के हैं, दैट इज़ बैसिली, BACLII, दूसरा है आपका स्पाइरेला, SPIRILLA, and the third one is कॉकी, COCCI। तो ये हैं आपके बैक्टीरिया के एग्जाम्पल। हम अब लेते हैं फंगई जिसको आप बेसिकली फंगस भी बोलते हो, FUNGUS। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं आपके? ब्रेड मोल्ड, देन वी हैव पेनिसिलियम, PENICILLIUM, penicillium, and we have aspergillus, ASPHERGILLUS। ये हैं आपके फंजाई के एग्जाम्पल, याद रहने चाहिए आपको ये। देन वी हैव एल्गी को आप और क्या बोलते हो? एल्गा जिसको बोला जाता है। एल्गी क्या है? ये काई जो होती है, एल्गा इसका नेम है। इसमें आपके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? पहला है नॉस्टॉक, ये हैं आपके एल्गी के एग्जाम्पल, NOSTOC, नॉस्टॉक। दूसरा है ऑसिलेटर,
and the third one is Chlamydomonas. Okay, CHLAMYDOMONAS, ये याद रखना है. देन वी हैव प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ में आपके, प्रोटोजोआ को बोलते हो प्रोटोजोन. इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके? अमीबा, पैरामीशियम. ओके, सो ये आपको चीज़ें जो है वो याद होनी चाहिए. देन वी कम टू वायरसेस. अब आते हैं हम वायरस के ऊपर. हमने डिस्कस कर लिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब आएंगे वायरस. वायरस क्या है? दे आर सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. वो जो थे हमारे वो नॉन लिविंग थे, बट इन केस ऑफ योर वायरस ये आपके दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजेस करते हैं. ये एक सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. ये लिविंग की भी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजेस करेंगे और नॉन लिविंग की भी. देन वी हैव जो नेम है आपका वायरस का, द नेम ऑफ वायरस आर डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ रिस्पेक्टिव होस्ट और फ्रॉम द नेम ऑफ द डिसीज कॉज. ये जो वायरस के नाम है ये आपके कहाँ से डिराइव हुए हैं? रिस्पेक्टिव होस्ट से, या फिर जो डिसीज़ ये कॉज करते हैं उससे जो है ये वायरस के नाम लिए गए हैं. तो वायरस के नाम क्या क्या हैं? एग्जाम्पल देखिए, नेम ऑफ होस्ट है यहाँ पर मैंने लिया है, ये आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अगर सेल ऑफ टबैको कैंट है आपकी, सेल ऑफ टबैको कैंट, तो नेम ऑफ वायरस जो है जो इसको है उस ये लिया गया है यहाँ से टबैको मोज़ेक वायरस, TMV लिया गया है आपका सेल ऑफ टबैको कैंट से. बैक्टीरिया जो है आपका, बैक्टीरिया, ये इसका वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज या फिर बैक्टीरिया ईटर. याद रखना है, बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरिया ईटर. वी हैव मीज़ल. मीज़ल का जो वायरस नेम का वायरस का नाम है, होस्ट है ये, ठीक है, ये होस्ट है या फिर डिसीज़ जिससे होती है. मतलब अगर आपको मीज़ल हो गया है तो किससे हुआ है? वायरस का नेम है मीज़ल वायरस. अगर आपको फुट एंड माउथ डिसीज़ दैट इज़ FMDV हुई है, फुट एंड माउथ डिसीज़, तो आपको नेम ऑफ वायरस है इसमें फुट एंड माउथ डिसीज़ वायरस. ओके, चलिए, तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं आपको जो जो वायरस की आपको याद रखनी है. सब मेन फीचर्स ऑफ वायरसेस. सबसे पहला है वायरस इनहैबिट एंड रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ये जो वायरस है ये आपका रिप्रोड्यूस करता है इनसाइड द सेल, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो सकते हैं, आपके प्लांट्स हो सकते हैं, आपके ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, आपके एनिमल्स हो सकते हैं. ये सिर्फ उसी में ही रिप्रोड्यूस करता है. दूसरा आपको करेक्टरिस्टिक याद रखनी है वायरस की, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम होस्ट सेल. ये अपना खुद का फूड नहीं बनाते, ये आपका जो होस्ट होता है, होस्ट वो होता है जिसके ऊपर ये बैठते हैं, अटैक करते हैं. फॉर एग्जांपल ये मेरी बॉडी में रहते हैं तो मैं इनकी होस्ट हुई, ठीक है. अगर किसी एनिमल के ऊपर रहेगा वायरस, किसी एनिमल के अंदर सेल में रहेगा, तो ये होस्ट सेल जो होगी वो एनिमल की होगी. अब ये जो वायरस है ये फूड ऑब्टेन करते हैं होस्ट सेल में से. तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, वायरस आर स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट नोन सेल. अब तक की जो स्मॉलेस्ट नोन सेल है ये है आपकी 0.015 माइक्रोन से लेकर 0.02 माइक्रोन तक. अब ये इससे भी जो स्मॉलेस्ट नोन सेल है हमारी, उससे भी छोटा जो है वायरस का साइज होता है. चौथी करेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है कि वायरस कैन नॉट बी सीन विद अ सिंपल माइक्रोस्कोप. आप वायरस को सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आते हैं वायरस को देखने के लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है. वायरस जो है आपकी दे इनहिबिट वैरायटी ऑफ शेप्स. वायरस की शेप जो है बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं. फॉर एग्जांपल रॉड लाइक, स्पेरिकल, पॉलीगोनल, बहुत सारी शेप्स में जो वायरस है आपका एग्जिस्ट करता है. अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक फ़ोटो बना के बताती हूँ, ऑल द ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं आएगी, बट स्टिल मैं आपको एक वायरस की यहाँ पर फ़ोटो बनाती हूँ. तो यहाँ में हम बना रहे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस. इट इज़ इन्फ्लुएंजा वायरस. कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा ये, लाइक दिस. और यहाँ पे छोटे छोटे जैसे कांटे होते हैं, इस तरीके से इस वायरस पे से निकला होता है. लाइक ये देखिए. तो अब इसकी अगर हमें पूछा जाए कि ये है क्या, तो पहला आपको याद रखना है कि ये जो पार्ट है इसको बोलते हो आप एनवलप. नाउ अगर अंदर का पूछा जाए, इसमें जो मटेरियल है इट इज़ RNA. देन वी हैव, अगर और पूछा जाता है कैप्सिड,
ये जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को ये सब नहीं पूछा जाता। कैप्सिड। देन वी हैव, अगर आपसे बिल्कुल ये इस तरीके से निकला होता है, ऊपर टॉप होता है, ये जो टॉप है इसको आप बोलते हो न्यूरामिनीडेस। ओके, न्यूरामिनीडेस। एंड वी हैव वन थिंग इज हेमाग्लूटिनिन। ठीक है, हेमाग्लूटिनिन। तो ये आपको याद नहीं रखना, फिर भी मैंने आपको बता दिया। वायरस में आपको बता दिया, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस के एग्जांपल। तो पहला है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस, दूसरा है वैक्सीना वायरस, VACCINIA वैक्सीना वायरस, तीसरा है आपका बैक्टीरियोफेज, चौथा है जो HIV कॉजिंग वायरस होता है आपका माइक्रोमोजियाक वायरस, और होता है एंडी वायरस। ये सब है वायरस के आपके एग्जाम्पल। जब भी हमारा वायरस एंटर करता है सेल ऑफ इट्स होस्ट, जब भी हमारा कोई भी वायरस है वो अब सेल में एंटर कर गया, किसी भी होस्ट में एंटर कर गया, उसकी सेल में, मान लो किसी एनिमल की सेल में वो एंटर कर गया है, तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को। ठीक है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे अगर एक ही वायरस ऐड हुआ है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करके 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, एंड क्या होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स जो हैं वहाँ पर प्रोड्यूस कर देगा। एट दिस स्टेज द होस्ट सेल बर्स्ट एंड न्यू वायरस पार्टिकल में देन एंटर इनटू द अदर सेल। अब ऐसे में क्या होगा, मान लो हमारे एक सेल में वायरस आ गया, ठीक है, होस्ट की सेल में वायरस आ गया, धीरे 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 करके वो इतना मल्टीप्लाई अपने आप को कर देगा कि एक स्टेज आएगी जब वो होस्ट सेल जो है जिसमें वायरस है वो बर्स्ट हो जाएगा। जब वो सेल बर्स्ट हो जाएगी तो वहाँ से न्यू वायरस पार्टिकल्स जो है वो एंटर करेंगे आपकी अदर सेल्स में भी। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। So where do microorganisms live? Habitat of microorganisms. Microorganisms जो है they are found everywhere, हर जगह पे मिलते हैं। ठीक है, therefore they can live in all types of habitats. तो इसका जो habitat है वो भी हर तरीके के habitat में, as I told you कि ये बहुत ज़्यादा सूखे में भी सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी सर्दी सब जगह पर जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सर्वाइव कर सकते हैं। देयर हैबिटेट कैन बी, या फिर एनी ऑल ऑफ द फॉलोइंग। हैबिटेट कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैंने आपको हैबिटेट बताया है, एयर, वाटर में भी इंक्लूडिंग हॉट स्प्रिंग वाटर, लैंड, कोल्ड वाटर, सी सॉल्ट वाटर, हर जगह पे ये एग्जिस्ट करता है। सॉइल में भी ये डेजर्ट की सॉइल में, मार्शी लैंड्स पे, हर जगह जो है एग्जिस्ट करता है। डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में भी एग्जिस्ट करता है। ये वायरस आपका इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस दोनों जगह पे एग्जिस्ट करता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे ग्रो ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अदर वाइल सम एग्जिस्ट फ्रीली। अब कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल मैंने आपको बताए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो अमीबा है आपका, AMOEBA स्पेलिंग आपको लिखनी है। ये जो अमीबा है ये अकेला जो है लिव कर सकता है, अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, बट आपके फंगई और जो आपके बैक्टीरिया हैं ये आपके कॉलोनीज़ में जो है एग्जिस्ट करते हैं। अमीबा अकेला है, फंगई और बैक्टीरिया कॉलोनीज़ में एग्जिस्ट करना मतलब क्या होता है, आपने ब्रेड पे देखा होगा फंगस लग जाती है, तो जब आपने देखा होगा थोड़ी सी फंगस लगी फिर और ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा, पूरी ब्रेड में फंगस लग गई। तो इस तरीके से ये जो फंगस है, फंगई है आपकी, बैक्टीरिया है, ये कॉलोनीज़ में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आइज एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू माइक्रोस्कोप, उनको क्या बोला जाता है। 2 मिनट के लिए वीडियो बस इसको सुनना है और आंसर करना है। तो आंसर है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर उसको माइक्रोब्स बोल सकते हो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी यूनिसेलुलर, सिंगल सेल भी, और मल्टी सेलुलर, मल्टीपल सेल्स वाले भी हो सकते हैं। देन वी हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड इन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपको, एयर, वाटर, सॉइल, डेजर्ट, इन मार्शी लैंड्स, ऑल्सो इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। दिस यू हैव टू रिमेंबर, 4 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। याद रखना है कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज फंजाई,
third one is algae, and fourth one is protozoa. राइट, चार कैटेगरीज में जो है एग्जिस्ट करते हैं. वायरसेस आर कंसिडर्ड माइक्रोब्स बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो वायरसेस हैं ये सब माइक्रोब, आप इसको बोल सकते हो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये अलग होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. वायरस आपका सिर्फ कहाँ पर रिप्रोड्यूस कर सकता है? होस्ट सेल के अंदर, विच में भी बैक्टीरियम, प्लांट या फिर एनिमल सेल. बैक्टीरिया में भी ये जो वायरस है ये अपने आप को डिवाइड कर सकता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी. और आपको ये याद रखना है कि आपका जो वायरस है वो कभी भी एयर में अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करेगा. हमेशा वायरस को कोई होस्ट सेल चाहिए होगी, होस्ट सेल की ज़रूरत होगी, तभी वो आप जो है अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है. ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी नो कि दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. बेस्ड ऑन द बिहेवियर दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. पहला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है आपका फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, MO स्टैंड्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड दूसरा होता है आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फ्रेंडली और हार्मफुल, इन दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फ़र्क क्या है आपका? वी ऑल नो कि जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं विच आर यूज़फुल फॉर अस, जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सर्टेन एरियाज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज़फुल फॉर अस आर. कुछ जगह पर, अब मैंने ये तो आपको बोल दिया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, इसलिए इनको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है. लेकिन ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड और केक. जब भी आप कर्ड बनाते हो, अपनी दही बनती है, लैक्टोबैसिलस जो होता है आपका वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कर्ड की मेकिंग में. ब्रेड है आपका, ठीक है, ब्रेड में यीस्ट होती है, यीस्ट आपने सुनी होगी. केक है, केक को भी बेक करते हैं आप, ठीक है, तो बेकिंग पाउडर वगैरह डलता है. तो ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से. ठीक है, दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल में भी, एल्कोहल की प्रोडक्शन में भी जो फर्मेंटेशन करके एल्कोहल बनती है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तीसरा है इन द क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट. क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट भी करते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हाउ? बाय ब्रेकिंग डाउन स्मॉल ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू हार्मलेस एंड अनयूजेबल सब्सटेंस. हमने देख लिया कि जो आपका, मान लो आपने केले का छिलका फेंक दिया या फिर आपने सब्जी की पील वगैरह फेंक दी है, किचन वेस्ट है आपका, वो कहलाता है ऑर्गेनिक वेस्ट. अब ऑर्गेनिक वेस्ट बाहर फेंक दिया. अब ऐसा है नहीं कि आपका केले का छिलका जैसे आपने फेंका है वो वैसे का वैसा रहेगा. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो इस केले के छिलकों को धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन करते हैं इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस. कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको क्या करेंगे, हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस में ब्रेक कर देंगे, जिससे बनता है आपका ह्यूमस. चलिए और क्या फ़ायदा है इसका? इन प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन मेडिसिन. कुछ सर्टेन मेडिसिन में भी, जिसको आप एंटीबायोटिक्स बोलते हो, उसमें भी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है उनको बनाने में. और कहाँ पर? इन दी एग्रीकल्चर फॉर इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी. एग्रीकल्चर में भी जो है सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को उस छोटे छोटे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ब्रेक करता है जो हमारी सॉइल जिनको एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है, और जो नाइट्रोजन कुछ होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनका यही काम होता है कि आपके एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ब्रेक करके नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ब्रेक कर देता है. ओके, चलिए आगे चलते हैं. तो यहाँ पर है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. तो आपको इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है. द बैक्टीरियम या फिर जो लैक्टोबैसिलस जिसको बोलते हैं, इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. जो आपकी दही बनती है मिल्क में से, तो कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है आपका बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस. देन वी हैव जो रेनिन है अगर आपसे ये पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इम्पॉर्टेंट. अगर आपसे पूछा जाए कि चीज़ की प्रोडक्शन में कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, तो आपका याद रखना है कि रेनिन ऐसा बैक्टीरिया है जो चीज़ की प्रोडक्शन में जो है यूज़ होता है.
तीसरा है यीस्ट। यीस्ट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट, जैसे आपकी ब्रेड बनती है, आपका ब्रेड हो गया, केक हो गया, पेस्ट्रीज हो गई, तो इसमें यूज़ होता है आपका चीज़। एंड और कहाँ पर यीस्ट यूज़ होता है आपका, इडली, डोसा, ढोकला, ये सब बनाने में भी आपका यीस्ट यूज़ होता है। और यीस्ट आपका कुछ फ्लेवर को भी जो इम्प्रूव करने में यूज़ होता है, जैसे कुछ टाइप की चीज़ होती हैं उसके फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए भी आपका यीस्ट यूज़ होता है। जो यीस्ट है आपका, अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ बेनिफिशियल फंगई, तो आपको याद रखना है यीस्ट इज़ बेनिफिशियल फंगई, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, देन जो यीस्ट है आपकी, ये क्या करता है, फर्मेंटेशन ऑफ डो, मिक्सचर ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड देन लिबरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या होता है, आपने मान लो जब भी आप ब्रेड बनाते हो तो कैसे बनती है वो ब्रेड, हमने मैदा लिया, ठीक है, मैदे में अब हमने बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाए, जो भी, अगर आपको नमक मिलाना है, घी मिलाना है, ये सब जब मिल गया, आपको अपना डो तैयार करना है। डो होता है जब आटा गूंथते हैं हम, जब वो तैयार करना है आपको, तो आपने उसमें यीस्ट मिला दिया, ठीक है, यहाँ मिला यीस्ट। अब जब यीस्ट इसमें डो में मिलेगा तो क्या होगा, जैसे ही वो मिक्स हुआ, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने सांस लेना शुरू करेगा। ये यीस्ट जैसे ही सांस लेगा, इस सांस लेने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ठीक है। सिमिलरली जब हम यीस्ट से आटे को गूंदेंगे, यीस्ट मिला के, तो वो भी लेगा सांस। जैसे ही वो सांस लेगा, रेस्पिरेशन करेगा, तो क्या बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही आपके आटे में से, ठीक है, आपने जो डो बना लिया, डो तैयार हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जिसकी वजह से जो आपका ये डो है ये क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर कि यीस्ट किस तरीके से फर्मेंटेशन करता है। और इसी प्रोसेस को जब आपका आटा, मान लो आपने गूंदा इतना है यीस्ट मिला के, और फिर थोड़ी देर बाद आप 1 घंटे बाद देखते हो ये आटा इतना हो गया, तो ये फर्मेंट होके हो गया है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को ही बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब बेकिंग जब होती है या फिर जब हीटिंग करते हैं, तो आपका कैसे, वो बेक कैसे होता है, जो आपकी डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है, और जो आपका फूड आइटम है, फूड आइटम को बना देती है पोरस और फ्लफ़ी। अब आपको याद रखना है कि यीस्ट में क्या होता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई और आपका जो डो है वो राइज कर गया, ठीक है। बेकिंग के केस में, इन द केस ऑफ बेकिंग एंड हीटिंग, इसके केस में डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप करती है और आपके फूड आइटम्स को पोरस एंड फ्लफ़ी बना देती है, ठीक है। अब वी हैव कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ कमर्शियल यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होता है, तो वो क्या क्या है, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर। क्या क्या, देखिए, ये कमर्शियल यूज़ होता है जब ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता है ना, तो उसको कमर्शियल यूज़ कहते हैं। अब ये जो हमने अभी पढ़ा था, कर्ड बनाना, ब्रेड बनाना, ये घर के यूज़ के लिए अपने, ठीक है, घर का हो गया, होता ये भी है, पर कमर्शियल होता है बहुत लार्ज स्केल पे। तो वहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे बनाते हैं, क्या क्या काम आते हैं ये, देखो, एल्कोहल फ्रॉम शुगर और स्टार्च, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और जो अल्कोहल है फ्रॉम शुगर एंड स्टार्च, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, अगर आपको वाइन बनानी है फ्रॉम फ्रूट जूस, उसमें भी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हेल्प करते हैं। और दिस प्रोसेस, जो व्हेन वी गेट अल्कोहल फ्रॉम शुगर या फिर स्टार्च, या फिर व्हेन वी गेट वाइन फ्रॉम फ्रूट जूस, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। ओके, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। इन केस दे आस्क यू अ प्रॉपर डेफिनेशन, तो यू शुड नो कि द एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज फर्मेंटेशन। क्या था फर्मेंटेशन में, बताइए मेरे को। ये जो आपकी फर्मेंटेशन का प्रोसेस था, इसमें आपकी जो एयर है वो एस्केप हो जाती है ना, एयर एस्केप हो गई आपकी, तो उसमें क्या होगा, जब एस्केप ऑफ एयर हो गया तो इसमें लॉस ऑफ, एब्सेंस ऑफ एयर या लॉस ऑफ एयर, लॉस ऑफ आपकी गैसेस, ये हुआ,
ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ एयर में जब आपका एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। शुगर से जब आपका फर्मेंट होगी, आपकी शुगर होगी, ठीक है। अल्कोहल वी ऑल नो दैट इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शुगर बाय फर्मेंटेशन विद यीस्ट। अल्कोहल जो है आपकी किस तरीके से आती है, जब हम शुगर को फर्मेंट करते हैं विद यीस्ट। शुगर को अगर आप यीस्ट के साथ फर्मेंट करोगे तो आपकी बनेगी अल्कोहल। ओके। यीस्ट में कौन सा एंजाइम होता है, आपसे ये पूछा जा सकता है। यीस्ट YEAST, इसमें एंजाइम कौन सा होता है। यीस्ट में आपका एंजाइम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज जाइमेस एंड इन्वर्टेस। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। यीस्ट में एंजाइम है आपका जाइमेस, ZYMASE, एंड द सेकेंड वन इज इन्वर्टेस। ओके, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब शुगर से जब भी जाइमेस जो होता है, देखिए शुगर में जैसे एंजाइम होता है जाइमेस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस जाइमेस वी गेट ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ओके, देन इस ग्लूकोज से बनेगा, जब ग्लूकोज से विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेस वी विल गेट इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। अब डिस्कस करते हैं मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेडिसिन, अब हमने कहाँ का दो यूजेस पढ़ लिए हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। कौन कौन से, एक तो आपके फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपकी जो आपकी कर्ड बनाते हैं, ब्रेड, केकिंग, बेक में यूज़ होता है। फिर हमने पढ़ा था कमर्शियल यूज़ में कैसे, जैसे आपकी अल्कोहल बनती है, दूसरा आपका क्या बनता है, वाइन बनती है फ्रूट जूस से, तो ये हो गया आपका कमर्शियल यूज़। तीसरा होता है आपका मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज़ के लिए भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल हैं। कैसे कि जो एंटीबायोटिक्स हैं इन योर इंडस्ट्री, जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, हमारी जो एंटीबायोटिक्स बनती हैं किसी भी कंपनी में, इंडस्ट्री में, तो दे आर मैन्युफैक्चर्ड, वो बनाई जाती हैं बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर सर्टेन कंडीशंस या फिर कंट्रोल कंडीशन। ये जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, ये कोई दवाई नहीं है, ये भी बहुत ही, मैंने पहले भी बताया था जब हमने स्टार्ट ही करा था ना ये चैप्टर, कि छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी छोटी डोज या फिर डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपकी बॉडी में डाला जाता है ताकि वो एंटीबॉडीज़ बना लें किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं डेड या छोटे छोटे स्मॉल डोज में, उन्हीं को आप एंटीबायोटिक्स बोलते हो। अब ये एंटीबायोटिक्स जो हैं ये आपका ग्रो करवाई जाती हैं इंडस्ट्री में अंडर स्पेसिफिक ग्रोइंग कंडीशंस, मतलब कि आप उनको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट दोगे, कंट्रोल्ड कंडीशन जिसके अंडर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। ओके, एंटीबायोटिक्स दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस इन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स। ये पता है। अब आपको एंटीबायोटिक्स लेते टाइम में थोड़ा सा जो ध्यान रखने की चीज़ें हैं वो दो चीज़ें हैं, दैट इज़ एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। कभी भी एंटीबायोटिक्स को खुद से नहीं लेना चाहिए, जो आजकल के लोग लेते हैं, कभी भी डॉक्टर ना बने, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक्स को ले। दूसरा है नेवर टेक एंटीबायोटिक इफ़ नॉट नीडेड, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो एंटीबायोटिक्स मत लीजिए। कुछ एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, मान लो आपने कोई ज़रूरत भी नहीं है बॉडी को और आपने एंटीबायोटिक्स ले ली हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये जो है आपकी जो ये आपके हेल्पफुल बैक्टीरिया को या फिर बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी किल कर देती हैं अगर आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो, ठीक है। नाउ वी कम टू वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, ये अनदर वे टू प्रिवेंट डिसीज़ इज़ इम्यूनाइजेशन। अब एक तो हो गया आपका क्या, एंटीबायोटिक्स, फिर दूसरा होती है वैक्सीन। वैक्सीन जो आपके इंजेक्शन्स वगैरह लगते हैं ना, तो एक और वे है आपकी डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जिसको आप बोलते हो इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जब भी आपके वैक्सीन लगती है ना, टीका लगता है, तो उस टीके को, उसका प्रोसेस को बोलते हो आप इम्यूनाइजेशन। तो स्मॉल डोज ऑफ वीकन्ड या किल्ड डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स नीडेड टू इम्यूनाइज द बॉडी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिसीज इज नोन एज वैक्सीन। अब ये जो वैक्सीन होती है, ये जो टीका होता है, ये भी क्या होता है, इसमें भी छोटा डोज या फिर वीकन्ड, मतलब जिसकी स्ट्रेंथ कम करी गई हो या फिर मारा गया हो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब को, तो ये वो चीज़ होती हैं, उससे क्या होता है आपकी बॉडी इम्यूनाइज होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिसीज़ के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप करती है।
वैक्सीन्स को किस तरीके से स्टोर करना चाहिए? अगर आपके पास कोई वैक्सीन है, कोई टीका है, तो उसको आपको करना चाहिए, दे शुड बी केप्ट एंड स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे जो है इनको स्टोर करना चाहिए, ठीक है। सो हाउ डज अ वैक्सीन वर्क? वैक्सीन किस तरीके से काम करती है? Whenever a disease causing microbe enters the body, the body produces antibodies to fight the invader. जब भी अगर कोई डिसीज कॉजिंग माइक्रोब है वो हमारी बॉडी में एंटर कर गया, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ही एंटीबॉडीज़ बना लेगी उस जो इन्वेडर है, इन्वेडर मतलब जिसने घुसपैठ कर दिया आपकी बॉडी में उस माइक्रोब के अगेंस्ट, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, दे डिस्ट्रॉय द वीकेंड माइक्रोब्स एंड रिमेन इन द ब्लड टू फाइट एनी फर्दर अटैक बाय सच डिसीज कॉजिंग माइक्रोब। अब ये एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देंगी वीकेंड माइक्रोब को और ये आपके ब्लड में ही रहेंगी टू फाइट, अगर फर्दर अटैक कोई चीज़ करती है तो उसको फाइट करने के लिए। आपके अंदर क्या हुआ, कोई वायरस एंटर करा, माइक्रोब एंटर करा, उसने अपने आप को डेवलप कर लिया, हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना दी, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बन गई। जब ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, वो जो माइक्रोब एंटर करा है पहले तो उसको डिस्ट्रॉय करेंगी और एंटीबॉडीज़ आगे के लिए भी आपकी बॉडी को तैयार कर देंगी कि अब जब अगर इस तरीके का अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी माइक्रोब हमारी बॉडी में आता है तो वो तैयार रहेगा हमारा ब्लड में कि भाई इसको मार देना है पहले, ठीक है। अब आपको बुखार चढ़ता है तो आपने 2-3 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स करते हो, ठीक है, 3 डेज़ या 4 डेज़ का, उसके बाद में आपको बुखार नहीं आता। यही रीज़न है कि एक बार आ गया तो उसके बाद में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई, अब दोबारा नहीं चढ़ेगा वो। हमारे जो चिल्ड्रन हैं, वी ऑल नो, जो छोटे बच्चे हैं, दे आर मोर सेंसिटिव, तो इनको जो है अगर प्रोटेक्ट करना है हार्मफुल माइक्रोब से तो अप्रोप्रिएट वैक्सीन मस्ट बी गिवन एट द सुटेबल एज। सच वैक्सीन्स आर इजीली अवेलेबल इन हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर। अब आपको कुछ चीज़ें जो पॉइंट्स याद रखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर बच्चे का बर्थ हुआ है तो सून आफ्टर बर्थ कौन सी वैक्सीन लगवानी है उसको, स्मॉल पॉक्स की और BCG की। 4 से 9 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसको वैक्सीन लगेगी DPT, दैट इज़ ट्रिपल वैक्सीन। 2 डोज लगेंगी 8 से 12 वीक के इंटरवल में। पोलियो लगवाना है, ओरल जो ओरली दी जाती है, ये इंजेक्शन नहीं होते, ये पिलाई जाती है ड्रॉप्स। अब ये पोलियो ड्रॉप्स कितनी होनी चाहिए, 3 डोजेस एट अ इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक्स। फिर जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो उसको लगेगी आपकी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, रीवैक्सीनेशन जिसको बोला जाता है। जब बच्चा 1-1.5 साल से 2 साल के बीच में हो जाएगा तो उसको 2 वैक्सीन लगेंगी, दैट इज़ DPT बूस्टर डोज एंड वी हैव पोलियो बूस्टर डोज। 3 से 4 साल के बच्चे को लगेगी आपकी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, रीवैक्सीनेशन होगी ये, ठीक है, क्योंकि एक तो पहले लगी थी, कब लगी थी स्मॉल पॉक्स की, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ था तब लगी थी, ठीक है। रीवैक्सीनेशन का मतलब है दोबारा से वैक्सीन होगी 3 से 4 साल का बच्चा जब हो जाएगा। 5 से 6 साल का बच्चा जब हो जाएगा तो DPT लगेगी। DPT क्या है, बूस्टर डोज, ठीक है। और फिर टाइफॉइड वैक्सीन लगेगी जो 2 डोज एट द इंटरवल ऑफ 1 से 2 मंथ्स। तो इस तरीके से 5 से 6 साल तक का जब बच्चा होगा इतनी सारी वैक्सीन उसको लगवानी चाहिए। तो आप लोग भी चेक कर लेना, अपनी मम्मी पापा से पूछना कि सारी वैक्सीन लगवाई हैं या नहीं आप लोगों को, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। जो स्कूल के बच्चे हैं वो उनमें शेयर कीजिए। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर कीजिए। मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि जितना आपका NCERT है सारी की सारी कवर हो जाए, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़े ही ना, और उसके बाद में मैं आपकी रिवीजन भी कराती हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेती हूँ। तो आई होप कि भाई मेहनत पसंद आए, और पसंद आती है तो भाई यही बोलूँगी कि चाहे लाइक करो ना करो, कैसे भी करो ना करो, पर जिस बच्चे को पढ़ना है उस तक ये चीज़ कंटेंट पहुंचा ज़रूर दो, ओके। कल से आगे और चैप्टर पढ़ते हैं और फिर 1 से 2 दिन और लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। फिर हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे इसके, और जो भी आपके इम्पोर्टेंट पेपर में आते हैं वो डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।